बहन जी संघर्ष करो, आदरणीय बहन जी संघर्ष करो, आदरणीय बहन जी संघर्ष करो, आदरणीय बहन जी मांगे बढ़ो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, आदरणीय बहन जी मांगे बढ़ो, आदरणीय बहन जी संघर्ष करो, आदरणीय बहन जी संघर्ष करो, आदरणीय बहन जी मांगे बढ़ो। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व गौमानव गणतंत्र पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं चुनाव के संबंध में सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी व सहयोगी पार्टी मिलकर आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान जहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूरे ठीक ढंग से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में मैं खास कर यहाँ दलितों, आदिवासियों, क्योंकि आदिवासी पॉपुलेशन आपके छत्तीसगढ़ स्टेट में काफी है, दलितों के साथ साथ आदिवासी, दलितों से ज्यादा आदिवासी समाज आपके स्टेट में रहता है। तो मैं आदिवासी समाज के लोगों को जो लंबे अरसे से, तो दलित भी पहले हालांकि कांग्रेस से जुड़े रहते थे, आदिवासी भी जुड़े रहते थे, और वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद लंबे अरसे तक केंद्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी पावर में रही है। और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लंबे अरसे तक आसीन रखने वाले लोग कौन हैं? ज्यादातर वीकर सेक्शन के लोग हैं। आप लोगों ने केंद्र और ज्यादातर राज्यों में तो कांग्रेस को सत्ता में रखा। जब अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पावर में आई और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्र की सरकार को, उस समय की कांग्रेसी केंद्र की सरकार को और खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को
ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में दलितों आदिवासियों को जो कानूनी अधिकार दिए हैं उनका सही से पालन नहीं हो रहा है, उनका सही से अनुपालन नहीं हो रहा है, उसका अनुपालन होना चाहिए। और इसके साथ ही बाबा साहब ने ये कहा था कि दलितों और आदिवासियों के अलावा और भी ऐसी जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी हालत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है, तो उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, आरक्षण जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब ने उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब ने कहा कि आप कमीशन बैठाएं और रिपोर्ट लीजिए, इनको भी आप अधिकार दीजिए आगे बढ़ने का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों को जो कानूनी अधिकार दिए थे उसका भी अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया, रिजर्वेशन का पूरा फायदा इन लोगों को नहीं दिया। तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर इन वर्गों के हितों में, खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों में, फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने देश के इन वर्गों के लोगों को ये कहा कि मैंने भारतीय संविधान में तो आपको कानूनी अधिकार दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस या इनके चाचा भतीजों की पार्टियों की सरकारों में आपको इनका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोगों को तो आपस में भाईचारा पैदा करके संगठित होकर अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी के माध्यम से केंद्र और राज्यों की सत्ता में आकर आप लोगों को कानूनी अधिकार, अपने लोगों को उसका अनुपालन पूरा कराना चाहिए अधिकारों का। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा देने के बाद अपने लोगों को ये कहा। तो यदि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने, जो बाबा साहब ने इन वर्गों के लोगों को कानूनी अधिकार दिए हैं, यदि उसका फायदा पूरा दिया होता, लाभ दिया होता, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता और ना ही फिर परम पूज्य और ना ही फिर हमें भी बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती और ना ही फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी बाद में बनाने की इधर आदिवासी एरिया में जरूरत पड़ती। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि लंबे अरसे तक तो कांग्रेस पावर में रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी और भी पार्टियां रही। आजादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस रही, उनके चाचा भतीजों की भी पार्टियां केंद्र और राज्यों में सत्ता में रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में, वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूरे ठीक ढंग से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता रही थी कि इस मामले में मैं खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है
कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के छत्तीसगढ़ स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य या प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है। तो जो लोग आज जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने अर्थात कांग्रेस पार्टी ने इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में उस समय रही कांग्रेसी सरकार ने एक दिन का भी इनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इन वर्गों के मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अभी हाल में ही महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। अर्थात इस मामले में इन वर्गों की महिलाओं की पूरी उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और खासकर यहाँ बेकसूर आदिवासियों को तो बड़ी संख्या में उन्हें जबरन नक्सली बता के उनका काफी शोषण भी किया जा रहा है, जिसमें काफी कुछ सच्चाई भी हमें देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है।
जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना छत्तीसगढ़ प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। किंतु इन सबका मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य से देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने
अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर कमजोर तबके के लोगों को दी है, उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन व जातिवादी, संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामला है। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। गरीब आवासहीन लोगों को सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए। ऐसे अनेकों जनहित के कार्य किए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वह विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहाँ मेरी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसके यहाँ के प्रदेश में भी काफी सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा नारायण गुरु, श्री बिरसा मुंडे जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वह पूरा आदर सम्मान दिया। वहाँ बड़ा भारी हमने संग्रहालय बनाया, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बड़े स्टैचू लगाए, उसमें हमने वहाँ बिरसा मुंडा जी का भी स्टैचू लगाया था, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासन काल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में दलितों व आदिवासियों एवं अन्य कमजोर व उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ा के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं।
जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के भी हित में यह अपनी पार्टी बीएसपी व हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ही मिलकर सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा लोगों को प्रेरित किया काफी, और इतना ही नहीं, लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए उन्होंने आपके छत्तीसगढ़ उस समय स्टेट नहीं था, मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, तो उन्होंने जांजगीर से लोकसभा का ये जनरल सीट थी, लोकसभा का आम चुनाव भी लड़ा था। चुनाव लड़ने का मकसद ये था कि यहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, दलितों और आदिवासियों के अति पिछड़े वर्गों की, आदिवासी सबसे ज्यादा है। उनकी दिली तमन्ना थी कि ये लोग आपस में मिलकर, आपस में संगठित होकर, भाईचारे के आधार पर संगठित होकर, तो ये लोग सत्ता में इन लोगों को आना चाहिए। मकसद माननीय श्री काशीराम जी का यही था। तो आप लोग यदि इधर आप लोगों को मिलकर यदि सरकार बनाना बहुत जरूरी है, तभी फिर यहाँ के प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी तथा आदिवासी समाज के महापुरुषों व गुरुओं आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का हम चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पार्टी के बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा हमारी सहयोगी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भी उम्मीदवारों को उनके आरी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के उन्हें जरूर जिताना है, उनको जरूर जिताना है। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आप लोगों का ये भी पूरा प्रयास होना चाहिए कि जिसमें हमारे काफी टॉप के स्थानीय नेता हैं, श्री दाऊ राम रत्नाकर भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके और बहुत से यहाँ के स्थानीय साथी हैं। तो जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम और श्री नर्मदा प्रसाद व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि मैंने बीच में आपके छत्तीसगढ़ स्टेट के खासकर नौजवानों में ऊर्जा पैदा करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए मैंने श्री आकाश आनंद को भी आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में भेजा है। इन्हें अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि आप लोगों को अपनी पार्टी व सहयोगी पार्टी के भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है और अच्छे वोटों के मार्जिन से उनको जिताना है। और आप लोगों को मैं अंत में फिर ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी अब जैसे जैसे चुनाव ये दूसरे चरण का नजदीक आएगा तो ये लोग किस्म किस्म की अफवाहें फैलाएंगे और किस्म किस्म के आश्वासन देंगे। आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों की ये जो दोनों पार्टियां हैं जो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को
एक तरफा अपना वोट देकर अपनी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना है। छत्तीसगढ़ की असेंबली में जरूर जिताकर भेजना है और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपनी सरकार बनाएं। यदि सरकार नहीं भी बना पाते, कम से कम बैलेंस ऑफ पावर तो आप लोग जरूर बन जाए। तो इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी। अब करो विजय की तैयारी, निश्चित है जीत हमारी।